Okay. Your subject name is the optimization techniques. What is the meaning of optimization? Optimization means something यूनिट और कोई भी ऐसी चीज जिसको हम जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को निर्धारित कर सके, वही चीज ऑप्टिमाइज कहलाती है। मतलब कोई भी चीज, किसी भी तरीके की क्वांटिटी हो सकती है, अमाउंट हो सकता है, कोई रिसोर्स हो सकता है, ताकि हमको ये उसका पता रहता है कि इसकी मिनिमम कितनी है, मतलब ये कितना मिनिमम जा सकता है और कितना मैक्सिमम ये पहुंच सकता है। उसी चीज को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। और ये काम हमें करना होता है। आपको कोई चीज दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है इसके एक लिमिट बताइए कि ये कितना मिनिमम जा सकता है और कितना मैक्सिमम जा सकता है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन होता है। इस ऑप्टिमाइजेशन को करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो आप पूरे सिलेबस में आपके दी हुई है। जो सबसे पहला टॉपिक आपका इसमें आता है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये लीनियर प्रोग्रामिंग आपका बीएससी ये भी काफी मतलब था पहले, पता अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो ये था आपका लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से, केवल लीनियर प्रोग्रामिंग थी और चीज नहीं थी। बाकी फिर इसमें और भी टेक्निक होती हैं जो कि, हाँ कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ हेलो बोलिए। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो फिर ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, जैसे इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, एक्चुअली प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होती है। प्रोग्रामिंग मतलब मीन्स कुछ स्टेप्स। प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं? प्रोग्रामिंग मीन्स कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टेप्स को रन कराना एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो वर्क करे। तो प्रोग्रामिंग शब्द इसलिए जुड़ा है। अदरवाइज ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब लीनियर इक्वेशंस बेस्ड प्रोग्रामिंग है, या हम ये कहें लीनियर इक्वेशन बेस्ड प्रोसेस है, जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप के कुछ स्टेप से उन्हीं को मुझे फॉलो करना है और उससे उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स आपकी कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको दी जाएगी, आपके सामने प्रॉब्लम दी जाएगी, उस प्रॉब्लम को आपको कन्वर्ट करना होता है एक लीनियर मैथमेटिकल मॉडल में, मींस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब ये लीनियर इक्वेशंस पे आ जाते हैं तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बोलते हैं एलपीपी का। अभी हम इसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे आगे। अभी हमारे लिए सबसे बड़ी वो जो है प्रॉब्लम वो ये है कि हम एलपी को कैसे कन्वर्ट करें एक मैथमेटिकल मॉडल में। Now, the introduction to the linear programming. The first point, the linear programming is a problem solving approach that has been developed to help manager to make decisions. Means ये बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है जो कि बड़े बड़े बिजनेस या कंपनीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। जो कंपनीज के मैनेजर्स या डिसीजन मेकर्स होते हैं वो इस टेक्निक को यूज करते हैं और ये बताते हैं कि आप कि कंपनी में कितनी लो कॉस्ट पर हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट पा सकते हैं, है ना। तो ये उनके लेबर, मतलब वो लोग क्या करते हैं, एक कंपनी होती है तो वो ये बताते हैं कि अगर हम इस इतनी मतलब रिसोर्सेस या इतने मैन पावर मशीन्स को यूज करें और इस लिमिट में यूज करें, और तो हमारी कॉस्ट जो आएगी, मतलब जो कॉस्टिंग मेरे इन्वेस्टमेंट पे आएगी वो कम होगी, और इससे मुझे जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो काफी मैक्सिमम होगा। तो इस टाइप के डिसीजंस इसके थ्रू लिए जाते हैं। Second point, linear programming is a mathematical technique for determining the optimum allocation of the resources. ये एक ऐसी टेक्निक है कि जो आपके पास और रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको बिल्कुल ऑप्टिमाइज करता है, ताकि आपकी जो कॉस्टिंग आए वो मिनिमम हो और प्रॉफिट आपका मैक्सिमम आए, तभी तो। अदरवाइज आप सब कुछ यूज करने लगेंगे तो कोई फायदा नहीं है। और ये जो रिसोर्सेज बेसिकली होते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है आपके मनी, मैन पावर, मटेरियल, मशीन्स एंड अदर थिंग, फैसिलिटीज। ये किसी भी बिजनेस है उसके लिए ये आपके रिसोर्सेस होते हैं।
तो इन्होंने ये बोला कि इन रिसोर्सेज को वो ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। ऑप्टिमाइज करने का काम का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। सपोज एक कंपनी है जिसके पास 100 मतलब 100% की मैन पावर है। उसके पास जो मटेरियल है वो करीबन 50 टन के बराबर मटेरियल है, 50 टन। और जो मशीन्स हैं वो उनके पास करीबन 20 मशीन्स अवेलेबल है। अब क्या हमको सारी चीजें एक साथ यूज करनी चाहिए, है ना, तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो या हम उसमें से कितनी यूज करें कि प्रॉफिट कमाएंगे, या कितना यूज करें जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे। ये क्वेश्चंस उठते हैं कि हम क्या करें कि ये सारे के सारे यूज कर ले तो मैक्सिमम मिलेगा, या इसमें से कितने यूज करें ये, या कितने मिनिमम यूज करें जो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बोली, ये डिसाइड करते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं कंपनी के, उनके सामने इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि वो सारे यूज करेंगे। सारे का यूज करने का मतलब हो गया काफी, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट काफी महंगा पड़ेगा बहुत आपको ये सब यूज करने का। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे अभी हम इसमें से मैन पावर जो मेरे पास 100 अवेलेबल है, हम इनमें से केवल 50 लेते हैं। जो मेरे पास मटेरियल या रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो मेरे पास 50 टन है, 50 के बजाय केवल 20 टन का यूज करते हैं। और फिर उन्होंने बोला, एनालिसिस की है, ऐसे नहीं, एनालिसिस करने के बाद उन्होंने देखा कि जो हमारे पास 20 मशीन्स हैं, फिलहाल हम इस पर 10 मशीन्स को यूज करते हैं। और इतनी रिसोर्सेज, जो वही बोल रहा है कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑप्टिमम मींस कितनी रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और फिर उन्होंने पूरा लगाया कि अगर हम इतनी यूज करेंगे या इतना पैसा अगर हम इन्वेस्ट करेंगे या लागत लगाएंगे, तो साथ ही साथ उनको ये भी बताना होता है कि फिर इसके बाद जो मेरे प्रॉफिट रिजल्ट्स आएंगे वो कितने मैक्सिमम हमको मिलेंगे। तो वो ये काम ऐसे नहीं करते हैं जैसे मैंने आपको बोला है कि ऐसे ऐसे हो गए, नहीं, वो रिसोर्सेज उनके सामने रखे होते हैं, वो उनको मिनिमाइज करते हैं, मींस सोचते हैं उसके बारे में। फिर मिनिमम के किसी लेवल पे आकर के उनको लगता है कि अगर हम इससे मिनिमम करेंगे तो फिर मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं मिलना बंद हो जाएगा, या बहुत माइनर सा प्रॉफिट होएगा। तो फिर उन रिसोर्सेज को इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं, तो उनको लगता है नहीं, अब इस लेवल पे आने के बाद इतनी मिनिमम रिसोर्सेज पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। तब उनको लगता है कि हाँ, दैट इज गुड, ये सही डिसीजन है। फिर आगे फर्दर जब वर्क करते हैं तो उनको लगता है बिजनेस बढ़ रहा है, तो फिर उसको और ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करते हैं। ये तो फिर आपके एक मतलब राउंडेड वर्क होने जाता है कि हमको फिर ये फिर से रिपीट करना है पर ईयर। आपको समझ में आया अब क्या होता है? यस सर। तो ये आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, ये इक्वेशंस के थ्रू वर्क किया जाता है ना। नाउ द नेक्स्ट इज, इस लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, सेकंड द एनवायरनमेंट पैरामीटर्स, एंड द थर्ड पॉइंट इज द रिजल्ट वेरिएबल। These are the conceptual theory of linear programming model. The first decision making, second environment parameters, and third is the result variable. In mathematical language, we can say the decision variable same as the decision variable. The environment parameters are known as the constraints, means conditions. Environment parameters are known as condition or constraints. मीन्स इस ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती है, डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज। मेरे पास कितनी रिसोर्स अवेलेबल है, भाई आप बिजनेस करेंगे, काम करेंगे तो आपको रिसोर्स चाहिए, तो वो रिसोर्स कितनी मेरे पास अवेलेबल है ये आपको पता होना चाहिए। और उस अवेलेबिलिटी में मुझे कितनी यूज करनी है ये भी आपको इसमें पता करना है ना। तो ये कंस्ट्रेंट्स होती है, कंडीशंस रिगार्डिंग रिसोर्सेज। इन डिसीजन वेरिएबल्स और इन कंस्ट्रेंट्स के जरिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2 तरीके का होता है, एक तो मिनिमम और दूसरा मैक्सिमाइजेशन। मींस ऑप्टिमम का मतलब ही होता है, ऑप्टिमम का मतलब ही नहीं होता है कि ऑलवेज मैक्सिमम, नो, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या तो आप मिनिमम वैल्यू निकालेंगे इस फंक्शन की, या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्क कर रहे हैं। तो
जो डिसीजन मेकर्स होते हैं जब वो लागत की बात करते हैं, कंपनी के पैसा लगाने की बात, तब भी इसी को अप्लाई करते हैं, तब उनको ये बात पता चल जाती है कि कितना मिनिमम रिसोर्स यूज करें। फिर उस पर अप्लाई करते हैं कि अब इस मिनिमम रिसोर्स के जरिए हम कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो फिर इसी फंक्शन को वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दोनों चीजें, मतलब वो कॉस्टिंग को मिनिमाइज भी करते हैं इसी फंक्शन से, और फिर इसी फंक्शन के थ्रू वो उसको मैक्सिमाइज करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट, दोनों साइड से, है ना। तो ये उनकी बेसिक वर्क होती है। समझ में आया? इन्वायरमेंट पैरामीटर्स होते हैं आपके रिसोर्सेज, और रिजल्ट वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपकी क्या रिजल्ट जनरेट होकर के आए, जो डिजायर आप प्रॉफिट चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है या नहीं, ये मेन चीज होता है। समझ में आया? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, एक बात हमें बताना, लास्ट वाली इसके पहले जो प्रीवियस हमने आपको पढ़ाया था उसमें यही स्लाइड थी कि कोई और थी? नो सर, कोई और थी सर कंपोनेंट। दूसरी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। नाउ द मेथोडोलॉजी यूज्ड इन द एलपीपी। एलपीपी किस तरीके की मेथोडोलॉजी को यूज करता है वो आपको एक बार जानना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज द कंपोनेंट ऑफ द एलपी प्रॉब्लम्स, ये तो मैंने आपको अभी बताया, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस। सेकंड, ऑप्टिमाइजेशन means linear programming attempt to either maximize or minimize the value of the objective function. always जो objective function होगा उसी को ऑप्टिमाइज किया जाता है, मींस या तो मैक्सिमाइज करेंगे या तो उसे हम मिनिमाइज करेंगे। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट कोफिशिएंट्स। देखिए, जो कोफिशिएंट्स हम आपको ऐसे जनरल लैंग्वेज बताते हैं, जो कोफिशिएंट्स आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ में यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, वो आपके कॉस्ट कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। अब बेसिकली कॉस्ट इसलिए बोला जाता है कि आप किसी भी चीज का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकाल रहे होते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये किसी तरीके की कॉस्ट है, वैल्यू है ना, रुपए में, रुपीज में ये वैल्यू है, या तो ये वैल्यू मुझे मिनिमम करनी है और या तो ये वैल्यू मुझे मैक्सिमम करनी है। इन्वेस्टमेंट लेवल पे देखें तो मिनिमम, और प्रॉफिट लेवल पे देखें तो मुझे ये वैल्यू हमें क्या करनी है, मैक्सिमाइज करनी है। तो ये जो कोफिशिएंट्स यूज किए जाते हैं इनको हम कॉस्ट कोफिशिएंट्स बोलते हैं, और ये आपके वेरिएबल के साथ अटैच होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्सप्रेस द रेट एट विच द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। वो इसीलिए लगाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा इन कोफिशिएंट्स को यूज करके, by including in the solution one unit of each of the decision variable। ये माना जाता है कि हर यूनिट की, हर डिसीजन वेरिएबल की एक एक यूनिट होगी। ये डिसीजन वेरिएबल ही मेन होते हैं जो आप कंसीडर करते हैं, जिनको हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपनी कंस्ट्रेंट पे भी यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो यूज करते ही हैं और अपनी कंस्ट्रेंट में भी इन वेरिएबल्स को यूज करते हैं। फोर्थ इज द कंस्ट्रेंट्स। The maximization or minimization is performed subject to the set of constraints। ये परफॉर्म होगा आपका, ये कंप्लीट तब माना जाएगा आपका जब आपकी कंस्ट्रेंट या कंडीशन भी आपने डिफाइन कर रखी होगी। अदरवाइज डायरेक्ट प्रॉफिट या ऐसे लिखने से कोई मतलब नहीं है। मींस जो कंडीशंस, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी आपको दे रखी है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कंस्ट्रेंट्स के थ्रू, वो लिखना बहुत जरूरी है। Therefore, LP can be defined as a constraint optimization problem। इसीलिए LP को हम constraint optimization problem भी बोलते हैं, ठीक है। They reflect the limitations of the resources। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनकी लिमिटेशंस को बताते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था, वो कंपनी ऑप्टिमाइज कर रही है मैन पावर, मशीन और मैन पावर हो गई और मटेरियल्स को, है ना, उसकी टोटल अवेलेबिलिटी दे रखी है। इसका मतलब हम 100 से ज्यादा मैन पावर नहीं ले सकते, इसकी लिमिट हो गई कि हम अपना कुछ भी हो 100 से ऊपर नहीं जा सकते। जितना मेरे पास रॉ मटेरियल है उतना ही मटेरियल मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, कम भले कर सकते हैं। और उसी तरीके से जो मेरे पास मशीन्स हैं, वो मशीन अब उससे ज्यादा उससे ज्यादा नहीं ले सकते। इन्हीं 20 मशीन्स पे मुझको अपना वर्क करना है।
It also defines the limitations of the resources. Fifth point, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स. अभी मैंने जैसे आपको बताया कि वो कोफिशिएंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स के साथ यूज किए जाते हैं उनको हम कॉस्ट कोफिशिएंट बोलते हैं. ठीक उसी तरह वो कोफिशिएंट्स जो कि कंस्ट्रेंट्स के मतलब कंस्ट्रेंट्स में यूज किए जाते हैं या कंस्ट्रेंट्स जो आपकी कंडीशंस बनाई जाती हैं उनके साथ जो ये कोफिशिएंट्स यूज किए जाते हैं इनको हम इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स बोलते हैं. They means the coefficient of constraint variable are called the input output coefficient. जो उनके वेरिएबल्स के साथ यूज किए जाते हैं वो इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स कहलाते हैं. They indicate the rate. क्या करते हैं? They indicate the rate at which a given resource is unitized or empty. एक्चुअली ये क्या चीज बताते हैं कि जो मेरे पास गिवन रिसोर्स है वो कितनी यूनिटाइज्ड है और एम्प्टी है. ये लाइन आपको समझ में आई? जो गिवन रिसोर्स है वो कितनी यूनिटाइज्ड है और एम्प्टी है. समझे? हेलो? यस सर. नहीं, क्या समझ में आया इसमें? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट एट विच ए गिवन रिसोर्स इज यूनिटाइज्ड और एम्प्टी? नहीं बताऊं? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि आपके सामने जो भी रिसोर्स होगी वो यूनिट फॉर्मेट में होगी. अभी मैंने बोला कि आपके पास मैन पावर 100 है, यानी कि यूनिट कितनी हुई? 100. मशीन कितनी है? 20 यूनिट, है ना. और क्या बोला? मटेरियल आपके पास 50 टन के बराबर मटेरियल अवेलेबल है. तो ये जो 50, 100 और 20 थे ये आपके यूनिटाइज डिफाइन कर रहे हैं. मतलब कितनी यूनिट अवेलेबल है पर्टिकुलर रिसोर्स की. 1 है, 2 है, 5 है, या फिर टोटली एम्प्टी है, 0. मतलब हमारे पास कोई चीज नहीं है, आज मैन पावर नहीं है मेरे पास, एक भी 0 है, या मेरे पास एक भी मशीन नहीं है. तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर रिसोर्स हमारे पास नहीं है, या फिर जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थी वो हम सब लगा चुके, अब मेरे पास बचा नहीं, है ना. तो ये तो वो कह रहे हैं कि दे इंडिकेट द रेट एट विच अ गिवन रिसोर्स इज यूनिटाइज्ड और एम्प्टी. एंड द लास्ट पॉइंट, और इसमें एक और लाइन लास्ट वाली बची है. दे अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट. ऑलवेज जब ये कंस्ट्रेंट होती है ये हमेशा लेफ्ट साइड लिखी जाती है. लास्ट पॉइंट, कैपेसिटी. द कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज आर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट. अब हमने आपको रिसोर्स बोला, अब उनकी टोटल कितनी कैपेसिटी है या कितनी अवेलेबिलिटी है वो ऑलवेज इन कंस्ट्रेंट्स के राइट साइड लिखी जाती है. जस्ट सेम एज द लीनियर इक्वेशंस. जैसे अगर आप ये लिखते हैं 2x + 7y = 50, इट मींस 2x + 7y is a constraint. 2x + 7y is a constraint. After equal to जो वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज कैपेसिटी. मींस अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू देते हैं, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट किसके बराबर होनी चाहिए? 100 के बराबर. ठीक है. ठीक इसी तरीके से ये कंस्ट्रेंट भी लिखी जाती हैं, कंडीशंस लिखी जाती हैं लेफ्ट साइड लीनियर इक्वेशंस की तरीके से, और उधर आपकी जो वैल्यू दी जाती है उसको हम टोटल कैपेसिटी बोलते हैं पर्टिकुलर रिसोर्स की, कि उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है या उसकी कितनी कैपेसिटी है. मींस और एक और बात, ये जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं ये जरूरी नहीं है कि इक्वलिटी की मतलब इक्वल फॉर्म में हो, ये कभी कभी इनइक्वलिटीज भी होती हैं. मींस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो सकती है, लेस देन और इक्वल्स टू हो सकती है, इक्वल्स टू हो सकती है, या केवल ग्रेटर देन हो सकती है, या फिर केवल लेस देन हो सकती है. ये 5 तरीके के जो सिंबल्स हैं ये कोई भी हो सकते हैं. मींस ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल्स टू, इक्वल टू, या फिर केवल ग्रेटर देन, या फिर केवल लेस देन. ये कोई सिंबल्स इसमें यूज किए जाते हैं, तो इनको हम इनइक्वलिटीज भी बोलते हैं.
यहां तक क्लियर आपको? Yes, sir. Okay. Now, the mathematical formulation model of the LPPs look like this. जो बनता है, या जो आप ये कहें कि जब आपको आपका जो क्वेश्चन आएगा उसका जो आपको आंसर देना है या जो रिप्रेजेंट करना है वो इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ये इसका मैथमेटिकल मॉडल होता है। हम आपको इसको समझा देते हैं। इसमें सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन शो किया जाता है, जो कि उसके पहले मुझे मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है ये लिखना पड़ता है। इन जनरल हम इसको मैक्स जेड या फिर मिन जेड से जानते हैं, या तो मैक्स लिख दे या मिन जेड, इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 एंड सो ऑन, वेयर C1 एंड C2 आर द कॉस्ट कोफिशिएंट्स, X1 एंड X2 आर द डिसीजन वेरिएबल्स। मींस आप जो डिसीजन शुरुआत में बनाएंगे, आपका पहला काम है डिसीजन वेरिएबल, सेकंड वर्क है ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड थर्ड वर्क है आपका क्रिएट द कंस्ट्रेंट्स। सो सबसे पहले आपको डिसीजन वेरिएबल बताने हैं कि कौन से डिसीजन वेरिएबल्स हैं जिन पर आप डिसीजन लेंगे, है ना, तो वो आपके X1 X2 होते हैं। उसके बाद लाइन आती है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, वेयर A11 X1 प्लस A12 X2, फिर A21 X1 प्लस A22 X2 एंड सो ऑन, वेयर A11 A12 A21 या A22 आर द इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स। ये सारे इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स हैं। X1 and X2 are the decision variables. Why A11 and A12 is for the just like a matrix. A11 means first row first column, A12 means first row second column, A21 means आपका second row first column, A22 means second row second column. मीन्स इस कोफिशिएंट्स को डिनोट करने के लिए बताया है क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है। Now again see this, this less than or equals to, greater than or equals to, and B1 B2 B3 are the capacities or availability. Means इधर साइड जो कंस्ट्रेंट्स है, जब आप इसको पूरा देखेंगे इट मींस ये वैल्यू या तो B1 से लेस देन होगी या फिर एग्जैक्टली B1 के बराबर। फिर सेकंड जो आपका दे रखा है कंस्ट्रेंट, उसमें ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू जो होगी वो वैल्यू ऑलवेज B2 से बड़ी होगी या फिर B2 के बराबर। एंड जो थर्ड कंस्ट्रेंट दी है उसमें जो सीधा है कि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली B3 के बराबर होगी, मींस इक्वालिटी होगी। उसके बाद जो सबसे लास्ट में लाइन लिखी जाती है वो लिखी जाती है द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। मींस जो आपने डिसीजन वेरिएबल्स लिए हैं वो कभी भी माइनस नहीं होंगे, कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है या जो भी कंपनी जनरेट कर रही है ये कभी 0 नहीं होंगे। भाई या तो कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी एक भी, मतलब 0, और या तो एटलीस्ट एक तो बनाएगी, 2 बनाएगी, 10 बनाएगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने -100 प्रोडक्ट जनरेट किए, या ये कहें कि आज मैंने -100 मैन्युफैक्चर किए प्रोडक्ट। नो मीनिंग। मींस ये वेरिएबल्स कभी नेगेटिव नहीं होंगे आपके। क्लियर? बाकी जो एब्रिविएशंस हैं वो मैंने नीचे बता दिए हैं, A, C, B, where I and J are denoted as 1 2 3 4। समझ में आया फॉर्मुलेशन? यस सर। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब हम सीधे अपने एग्जांपल पर आते हैं और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नाउ द एग्जांपल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एग्जांपल इज द प्रोडक्शन एलोकेशन प्रॉब्लम। इसको ध्यान से मैं बोल रहा हूं और आप भी स्लाइड में ध्यान से देखिए इसको। ए फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट। These products are produced on the 3 different machines. Means a firm आपके 3 तरीके के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और ये प्रोडक्ट 3 मशीनों पर बनते हैं, मतलब तीनों मशीनों को मिला के बनते हैं। ऐसा होता है, ये मानते हैं कि तीनों मशीनों पे ये प्रोडक्ट जनरेट किए जाते हैं या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द 3 प्रोडक्ट। मीन्स जो टाइम चाहिए एक प्रोडक्ट की 1 यूनिट को बनाने में, एंड द डेली कैपेसिटी ऑफ द 3 मशीन्स आर गिवन इन द टेबल। फिर दिया है कि एक मशीन की
एक दिन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है कि वो वर्क करेगी, और साथ ही साथ ये भी दिया है कि एक पर्टिकुलर मशीन कितना समय लेगी उस प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने में। ये पूरा टेबल में दे रखा है। नाउ सी दिस टेबल। In this table, there are 3 columns: machine, time per unit, and time हमने कंसिडर किया है मिनट्स में, एंड लास्ट कॉलम इज द मशीन कैपेसिटी मिनट्स पर डे, मतलब एक मशीन एक दिन में कितना मैक्सिमम चल सकती है, कितनी कैपेसिटी है। नाउ रीड द कॉलम केयरफुली। द फर्स्ट मशीन इज M1। M1 क्या करेगी? प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट, मतलब एक पीस को बनाने में, प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को बनाने में 2 मिनट का समय लेती है। अब मशीन 1 की बात कर रहे हैं केवल। प्रोडक्ट 2 की एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में उसे 3 मिनट का समय लगता है। प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में उसे 2 मिनट का समय लगता है। क्लियर? इसी तरीके से M2 पढ़िए कि M2 को प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रोडक्ट 2 की एक यूनिट को वो नहीं बनाता, डैश मीन्स 0, मतलब प्रोडक्ट 2 को मशीन 2 नहीं बनाती। आप ये मान के चलिए कि मशीन 2 प्रोडक्ट 2 को मैन्युफैक्चर नहीं करती। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट को बनाने में उसे 3 मिनट का समय लगता है। लास्ट M3, प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को बनाने में उसे 2 मिनट का समय लगता है। प्रोडक्ट 2 की एक यूनिट को बनाने में उसे 5 मिनट्स का समय लगता है, और प्रोडक्ट 3 की वो यूनिट नहीं बनाता, मतलब M3 प्रोडक्ट 3 की यूनिट्स को मतलब मैन्युफैक्चर नहीं करता है, मतलब ये 0 वैल्यू है, जहां डैश है वो 0 वैल्यू है। नाउ ये तो आपने प्रोडक्ट वाइज देख लिया कि एक एक प्रोडक्ट को कितने मिनट में बनाता है। अब नाउ कंसीडर द मशीन्स टोटल कैपेसिटी। एक मशीन पूरे दिन में केवल 440 मिनट M1 मशीन वर्क करेगी मैक्सिमम। M2 मशीन 470 मिनट्स वर्क करेगी इन अ डे। M3 मशीन 430 मिनट्स वर्क करेगी इन अ डे। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम अवेलेबिलिटी आपको दे रखी है। पूरी प्रॉब्लम आपको समझ में आई? Yes, sir. सिंपल है, मैथमेटिक्स की तरीके से देखिए, पूरा एक्सप्लेन आपको बताया हुआ है। ये पूरी टेबल एक टाइम पर बेस्ड है पूरा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकते हो। नो सर। ओके, अभी खत्म नहीं हुई है प्रॉब्लम। अब इसके बाद वो ये कह रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। अब हमें ये चीज डिटरमाइन करनी है कि हम डेली कितनी यूनिट बनाएं। अभी भाई हमको ये थोड़ा ना पता, हमको प्रोडक्ट पता है 3 तरीके के हैं, पर हमको अभी ये नहीं पता कि हम अपने प्रोडक्ट बनाए कितने। एक दिन में प्रोडक्ट 1 के कितने पीस बनाए, प्रोडक्ट 2 के कितने पीस बनाए, प्रोडक्ट 3 के कितने पीस बनाए, ये तो मुझे पता नहीं है। ठीक, फिर कह रहा है द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 मींस एक एक यूनिट हर एक प्रोडक्ट की रेस्पेक्टिवली 3 इस अमाउंट में वो उनको प्रॉफिट या सेल करते हैं। मींस प्रोडक्ट 1 को 4 रुपए में सेल करते हैं, प्रोडक्ट 2 को 3 रुपीज में, प्रोडक्ट 3 को 6 रुपीज में वो सेल करते हैं। या हम ये कहें उन्होंने प्रॉफिट बोला है, मतलब हर प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट 1 पे उनको 4 रुपए का प्रॉफिट होता है, प्रोडक्ट 2 पे उनको 3 रुपीज का प्रॉफिट होता है, और प्रोडक्ट 3rd पे उसको पर पीस है ये, पर पीस 6 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ठीक, नाउ ये एक लाइन लिखी हुई है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि जितना मैं बनाऊंगा ये सारा मार्केट में कंज्यूम हो जाएगा। लिखा है इट इज अज्यूम दैट ऑल द अमाउंट प्रोड्यूस आर कंज्यूम्ड इन द मार्केट। ठीक, खैर ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लास्ट में आपको दे रखा है फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल एलपी मॉडल दैट विल मैक्सिमाइज द डेली प्रॉफिट। मतलब आप इसको ऐसे बनाइए कि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज। तो पहले से उसने दे रखा है कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा करना है, मैक्सिमाइज, ये पहले से आपको पता चल जाएगा। और एक चीज उसने ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है कि इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। और आपको ये भी बताना है कि पर डे एक एक प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स तैयार होंगी। मींस आपको यही तो नहीं पता, तो आपका पहला मैंने क्या बोला, डिसीजन वेरिएबल, सेकंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड लास्ट इज द कंस्ट्रेंट्स। तो सीधी सी बात है, उससे पहले ही दे रखा है कि हमको प्रोडक्ट नहीं पता, तो मैंने मान लिया
कि x1 इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1, x2 इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2 एंड x3 इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट 3। जस्ट जैसे आप किसी 7th 8th में जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस जो होती थी आप यूज करते थे, और उसमें जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होती थी उनको आप सॉल्व करते थे। तो उसके लिए आप 2 इक्वेशन बनाते थे, दोनों को सॉल्व, 2 इक्वेशन आप थ्योरी पढ़ के बनाते थे, 2 इक्वेशन बनाते थे, फिर आप उनको सॉल्व करते थे, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती थी। तो अभी हम सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, हम पहले फॉर्मुलेशन बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको जो चीज अननोन होती थी, वहां पर भी आपको जो चीज अननोन थी वही आप वेरिएबल क्रिएट करते थे। यहाँ पर भी जो चीज अननोन है उसी के मैंने ये वेरिएबल बनाए हैं जिनको हम डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। एंड आल्सो मैंने आपको बोला ये जो भी क्वांटिटी होगी ये कभी माइनस नहीं होगी। सो आपको नॉन नेगेटिव कंडीशन लिखनी है, x1 x2 x3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इट इज नोन एज द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। अब मेरा डिसीजन वेरिएबल बन गया, अब हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बना लें, है ना। अब सीधा सीधा उन्होंने दे रखा है कि पर प्रोडक्ट, पर मतलब एक प्रोडक्ट की एक यूनिट पर उसको कितने रुपए के प्रॉफिट मिलते हैं अलग अलग। तो सीधी सी बात है, जब क्वांटिटी और कॉस्ट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है मैक्सिमम जेड, आपको ये लिखना है मैक्स जेड, जेड और जेड फिक्स है, जेड ही लिखना है आपको। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा मैक्स जेड इक्वल्स टू, आपको प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का। हमने लिखा 4 इंटू x1, x1 नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए, मुझे नहीं पता जितनी वैल्यू हो उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकंड प्रोडक्ट उस पर 3 रुपए का प्रॉफिट है तो 3 इंटू x2 प्लस 6 इंटू x3 थर्ड प्रोडक्ट के लिए। अब हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे। अब मैक्सिमाइज कैसे करेंगे वो आगे का सॉल्यूशन है। फिलहाल आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जनरेट हो गया अकॉर्डिंग टू अमाउंट, वेयर 4, 3 एंड 6 आर द कॉस्ट कोफिशिएंट्स। ध्यान रखिए 4, 3, 6 आर द कॉस्ट कोफिशिएंट्स एंड x1 x2 x3 आर द डिसीजन वेरिएबल्स। नाउ third and the last work is generate the constants. So it is very simple. जो आपको टेबल गिवन है वो किस चीज पर बेस्ड है? कैपेसिटी पर। नहीं, बेस्ड किस पर है? किस चीज पर वो बेस्ड है आपकी पूरी? लीनियर प्रोग्रामिंग। नहीं, टेबल जो है उस टेबल में बेसिक चीज क्या है जिस पर वो बेस्ड है? भाई आप कंस्ट्रेंट किसी कंडीशन से बनाएंगे ना, तो वो कंडीशन क्या उसमें दे रखी है जिस पर आप कंस्ट्रेंट तैयार करेंगे? मैक्सिमाइजेशन पर। नो। प्रॉफिट पर। नो। डिसीजन वेरिएबल। नहीं, देखिए हम बताते हैं टोटल। क्या चीज? देखिए जो आपको टेबल दे रखी है इट इज बेस्ड ऑन टाइम। मैंने अभी पढ़ाते समय भी बोला था, वो पूरी की पूरी टेबल आप ध्यान से देखिए, पूरी मिनट्स यानी कि टाइम बेस्ड है। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स तैयार होंगी ये सारी टाइम बेस्ड कंस्ट्रेंट बनेगी। मतलब उसमें आपको जो दे रखा है, जो रिसोर्सेज दे रखी हैं उसको बाउंड किससे किया है? उन रिसोर्सेज को टाइम से बाउंड किया है उन्होंने। तो आप जब कंस्ट्रेंट जनरेट करेंगे कोई यूनिट तो लेंगे ना, मींस रिसोर्स की कोई यूनिट लेनी पड़ती है। तो इन्होंने रिसोर्स की यूनिट को कैसे कंसीडर किया है? टाइम में। आप समझे मेरी बात? भाई जो रिसोर्स अवेलेबल है उसकी यूनिट क्या है? वो टाइम यूनिट है। हमने आपसे क्या बोला? तो आप उसको कैसे जनरेट करेंगे? टाइम के अकॉर्डिंग। उस कैसे मशीन की टोटल एक दिन की कैपेबिलिटी आपको दे रखी, एक दिन की कैपेसिटी अवेलेबिलिटी दे रखी है, वो भी किसमें? टाइम में। और एक एक प्रोडक्ट को बनाने में उसको कितना टाइम लगता है वो भी एक टाइम में ही आपको दे रखा है ना। तो ये टोटल जो है वो पूरा किस पर बेस्ड है? टाइम। तो ऐसी कंस्ट्रेंट्स को हम बोलते हैं टाइम कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कंस्ट्रेंट्स। अब हमने क्या किया, उसी टेबल को डायरेक्टली केवल यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, 2 इंटू x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3। सिंपल। प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को बनाने में मशीन 1 को 2 मिनट का समय लग रहा था। तो सीधी सी बात है, अगर उसे x1 यूनिट बनानी है तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू x1 करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। भाई एक चीज को बनाने में 2 मिनट का समय लग रहा था, अब हमको x1 चीजें बनानी है तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू x1। यही तो करेंगे। समझे कि नहीं?
Yes, sir. है ना। फिर प्लस प्रोडक्ट 2 की बात करते हैं, उसको बनाने में उसे एक पीस को बनाने में 3 मिनट का समय लगता है, तो x2 पीस बनाने में कितना लगेगा, 3 इंटू x2। फिर थर्ड प्रोडक्ट के एक पीस को बनाने में उसे 2 मिनट का समय लगता है, तो x3 पीस बनाने में कितना समय लगेगा, 2 इंटू x3। इन सबको हमने कंबाइन कर दिया क्योंकि ये एक मशीन M1 से जुड़ा हुआ है टोटल। अब लेफ्ट हैंड साइड इज अ कंस्ट्रेंट और मशीन की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 440 मिनट्स। इससे ज्यादा वो काम नहीं करेगी एक दिन में। इट मींस ये जो इधर की कंस्ट्रेंट्स है ये ऑलवेज 450 से या तो लेस होएगी या तो इसके बराबर, इससे ज्यादा टाइम नहीं। भाई उन्होंने एक लिमिट दे रखी है कि ये मशीन केवल एक दिन में 440 मिनट काम करती है। इसका मतलब आपको इसी के अंडर या तो काम करना है, इससे पहले खत्म कर दीजिए काम, और या तो इसके बराबर, उसके बाद ये वर्क नहीं करेगी। समझ गए। सेम फॉर द मशीन 2। अब क्योंकि मशीन 2 प्रोडक्ट 2 की को जनरेट ही नहीं कर रही थी तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 0, तो 0 इंटू x2 हो गया। ऐसे ही सेम आपके प्रोडक्ट मशीन थर्ड मशीन आपकी प्रोडक्ट 3 को जनरेट नहीं कर रही थी, उसकी जगह पे 0 लिख दिया। और सारी मशीनों की टाइम लिमिट दे रखी, इससे ज्यादा वर्क नहीं करेंगी। अगर इससे ज्यादा वर्क नहीं करेंगी तो सारे कंस्ट्रेंट पे आपको क्या लगेगा, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू एंड लेस देन आर इक्वल टू। तीनों कंडीशन में आपके ये लेस देन कंडीशन लगेगी। ये आपकी हो गई कंस्ट्रेंट्स तैयार। ठीक है। अब जब आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो अपने पेपर में कहीं पर भी, तो ऑलवेज आपको लिखना इस तरीके से। सबसे पहले जो आपका फॉर्मुलेशन है, जो आपने देखा पीछे, उसी तरीके से लिखना है। पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, फिर लाइन लिखेंगे सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कोलन लगाएंगे, अपनी कंस्ट्रेंट्स यहां लिख देंगे, एंड लास्ट नॉन नेगेटिव कंडीशंस में लिख देंगे x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिएगा रिप्रेजेंट करना। एक बात और है, आप मतलब आप लोग चीटिंग मत करिएगा कि बगल से देखा और इसको कॉपी कर लिया, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो ऊपर प्रोसेस करनी है वो तो आपको करनी पड़ेगी अलग अलग। पहले लिखना पड़ेगा डिसीजन वेरिएबल क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव, और फिर ये कंस्ट्रेंट कैसे बनी है आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के आप आखिरी में ये लिखेंगे। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अच्छे से आ गया सबको? सिंपल सी मैथमेटिक्स है, केवल समझने वाली। यस सर। यस सर। ओके। तो अभी ये केवल फॉर्मुलेशन है, जहां अभी हमको और अभी हम आपको एक नहीं, नेक्स्ट टर्न पे हम आपको 2-3 एग्जांपल और देंगे और आपको असाइनमेंट भी देंगे कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। अभी आपको केवल फॉर्मुलेशन सीखना है, क्योंकि अकेला फॉर्मुलेशन ही 8 या 9 नंबर का आता है, ध्यान रखना। अकेला फॉर्मुलेशन करने के लिए 8 नंबर आता है, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन तो बात की बात है ना। तो आप लोग 7-8 नंबर, आपको 8 नंबर तो आराम से इसमें मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे ये सिंपल सी प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो गई, कभी कभी बहुत टिपिकल भी होती है, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। देखो आसान क्या चीज होती है, आसान होती है एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव फंक्शन और डिसीजन, इतने तक तो बच्चे बना लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स होती है कभी कभी वो काफी टिपिकल हो जाती है बनाना, उस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और उसके लिए आपको अपने माइंड का ही यूज करना पड़ेगा और लॉजिक का यूज करना पड़ेगा, बहुत दिमाग। हम चाहे आपको 10 एग्जांपल बता दें, लेकिन तब भी जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको खुद ही सोच के लिखना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा। फिर भी हम आपको लगभग हर एक तरीके की प्रॉब्लम को समझा देंगे एग्जाम्पल से, या आपको लगा के देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये वर्क होता है। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, तो क्या ये प्रीवियस वाली स्लाइड से अलग है? यस सर। तो हम फिर Yes, ऐसा sir. करेंगे, हम ये स्लाइड आपको भेज देंगे अलग से, ठीक है? जी सर। यस सर। ओके। तो अभी आप लोग जाइएगा नहीं, अभी अटेंडेंस हो जाए फिर जाइएगा।